जय नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के नई वीडियो में। इससे पहले हमारी 14 क्लास हो चुकी है। आज की क्लास हमारी 15 नंबर क्लास है या 15वीं क्लास है हिंदी मीडियम में बोले तो। इससे पहले हमने 14 क्लास या 14 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी 14 नंबर की जो क्लास थी वो क्या टेक्निकल इश्यू होने की वजह से बीच में से कट चुकी थी। तो हमने क्या किया था, 15-20 मिनट की थी जितनी भी अपलोड कर दी थी और हमें टेक्निकल इश्यू समझ में नहीं आया था, उसका सॉल्यूशन किया कल। और आज हम फिर से लेके आए हैं 15 नंबर क्लास, ये आपके सामने है। एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मेरा सभी से हर क्लास में यही आग्रह होता है, अगर मेरे कोई कहने से चल रहा है, अगर पहले कोई आलसी हो और अगर किसी की बात से कुछ जोश आता हो, तो मैं एक बार फिर कह दूं सभी साथियों को, पेन और कॉपी ले लीजिए। बिना पेन कॉपी कोई क्लास नहीं देखेगा। मैथ की तो बिल्कुल भी नहीं, और सो के कोई नहीं देगा, टेबल पे बैठ के आपको देखनी है। साथियों, आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस या मेहनत नहीं करोगे, अपनी 110% ईमानदारी नहीं दोगे, तो कोई भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा और हर बार आप 2-4 नंबर से चूकते जाओगे थोड़ी बहुत तैयारी से। उस तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। कई साथियों के कमेंट आए थे, सर हमें की क्लास समझ में नहीं आती है, आप थोड़ा अपर लेवल का पढ़ाते हो। तो मैं उन सभी साथियों से कह दूं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तो सिखा नहीं सकता। अगर आप एसएससी की, दिल्ली पुलिस की, सीआरपीएफ की और रेलवे की, बैंक की और पटवारी की मैथ पढ़ना चाहते हो, तो इससे बेसिक मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल भी बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हो, उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, उस बुक को आपको लेना होगा और उसको पढ़ना होगा। अगर इससे ज़्यादा भी बेसिक समझना चाहते हो, तो आती है हमारी अंक गणित की बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है, उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर इसके साथ भी आप टाइम फ्री रहता है, मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, तो 6ठी-7वीं की नॉर्मल मैथ को आप पढ़ते जाइए, आपका बेसिक क्लियर होते जाएँगे। जैसे कि अवरोही संख्याएँ कौन-सी होती है, आरोही संख्याएँ कौन-सी होती है, क्या होता है सर ये सब सीखना हो। अंग वज्र गुणा कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को सरल कैसे करते हैं, ये तो सिखाएँगे, बट इतना बेसिक से नहीं सिखाएँगे कि जितना आप सीखना चाहते हो। अगर कोई बच्चा ऐसा नया है, तो ये सब मैथ अभी स्टार्टिंग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इससे बेसिक मैं इतना बेसिक सिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप एसएससी वाले बंदों को लगता है कि सर आप इतना बेसिक से मत पढ़ाओ, हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर भी प्रयास करूँगा, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो हमारी कल की क्लास थी वो कहाँ स्टॉप हुई थी? कोई क कल के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इस क्वेश्चन को आधा किया था, फिर कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पाई, तो हम इसको फिर से वापस से करेंगे। हमें इसमें पूछा है कि 3 अभाज्य संख्याओं को योगफल अगर 100 है, इनमें से कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं का योग 3 संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए या संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या करना है? संख्याओं को ज्ञात करना। वो 3 संख्याएँ कौन-कौन सी होगी? इसकी लैंग्वेज में पूछा है कि 3 अभाज्य संख्याएँ हैं, उनका योगफल 100 है। आप इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन से इसको आसानी से कर सकते हो। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी जो पिछली क्लास में, वो आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आपको करना क्या है, मैं हर बार बताता हूँ, मैं वीडियो को पॉज़ करना है, रोकना है और खुद से करने का प्रयास करना। कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, सर हाँ कर लिया, अन्यथा नहीं कर पाते हो तो सर कराते हो वो देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर 100 है, अगर मैं मान लूँ कि 3 हमारी अभाज्य संख्या x, 3 अभाज्य संख्या x, y और z है, तो हमारे क्या है, दे रखा है कि तीनों का सर योगफल है, वो हमें 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? सर 100 दे रखा है। तीनों का योगफल 100 दे रखा है। तो अब क्या करना है, पूछ रहा है कि इनमें से कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। इस लाइन को अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं। अगर मैं मान लो कि तीनों की तीनों संख्याएं विषम संख्याएं लूं, अभाज्य संख्या होती है वो सभी की सभी विषम संख्याएं होती है, उनमें सिर्फ एक ऐसी संख्या होती है जो सम होती है, सम होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या है, तो वो है सिर्फ 2। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य भी है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आप उसमें 2 सही कर देना। तो अगर मैं तीनों की तीन क्या लूं, विषम संख्या लूं, तीनों की तीन ओड संख्या लूं, विषम को ओड बोला जाता है हिंदी मीडियम वाला, तीनों की तीन मैं क्या लूं, ओड लूं। ओड के बाद में अगर मेरे को यहाँ जो आंसर प्राप्त होगा, अगर मैं क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 100 क्या है सर? सम संख्या है। अगर ओड संख्या के अंदर आप ओड संख्या जोड़ते हो तो सर क्या बन जाती है, हमारे सर इवन संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? इवन संख्या या सम संख्या बन जाती है। इन दोनों का तो योग इवन आ गया, इन दोनों का टोटल तो सम संख्या आएगी। फिर इसके अंदर फिर से ओड जोड़ूं
तो इवन संख्या के अंदर ओड नंबर को जब जोड़ा जाता है तो सर ओड संख्या आती है या विषम संख्या आती है, दूसरी कोई सम संख्या तो आ ही नहीं सकती। और जबकि हमें 100 दे रखा है, वो पूर्णतया सम संख्या है। इसका मतलब अगर यहाँ 100 नहीं होगा, या तो क्वेश्चन गलत होगा, या हमारे ये कोई जो हमने कंडीशन अप्लाई की है इनमें कुछ मिस्टेक होगी। तो क्या होगा, अगर यहाँ 100 रखना है तो इनमें से मैं अगर पहले से ही कोई एक संख्या, मान लो कि तीसरी संख्या या कोई एक संख्या मैं इवन संख्या ले लूं, अगर इवन संख्या ले लूं, तो इवन के अंदर आप जब इवन को जोड़ते हो तो क्या आता है सर, इवन आता है, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 100 भी इवन है और हमें जो प्राप्त हो रहा है इवन है। अब दो संख्या तो हम ओड ले सकते हैं, दोनों का टोटल करेंगे तो सर इवन आ जाएगा। जबकि हम जो तीसरी संख्या है वो ओड नहीं ले सकते, इनमें से कोई एक संख्या हमें इवन लेनी होगी। हमें इवन भी लेनी है, और क्वेश्चन में पूछा है कि अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, तो इवन संख्या भी हो और अभाज्य संख्या हो, तो इसका तो मतलब है सर यहाँ दो ही होने चाहिए, दो के अलावा कुछ हो नहीं सकता। मतलब कि कोई एक इनमें से एक जो संख्या होगी उसका मान 2 होगा। अगर मैं कोई भी मान लूं, अगर z बराबर क्या मान लूं, z बराबर 2 मान लूं, और हमें अब z बराबर 2 वैल्यू आ गई, हमें तीनों का मान पूछा, उसमें से एक का मान हमने ज्ञात कर लिया, हमने क्वेश्चन को यहां तक पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं, इनमें से कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। कोई एक संख्या, कौन सी एक संख्या, कोई भी एक संख्या है, एक का मान आ गया, अब दोनों में से कोई एक संख्या है वो दूसरी से 36 अधिक है। मतलब कि x मान लो दूसरी से क्या है, दूसरी संख्या है y है, y से कितनी है, 36 अधिक है, तो इसके अंदर 36 जोड़ दो। 36 अधिक है तो मतलब अधिक का मतलब जोड़ ही होता है। अब x बराबर y प्लस 36 आ गया, मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू y पहले भी है। अब हम इन तीनों की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, आपसे कहूं, क्या कहूं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड है, अगर मैं इसको क्या करूं, x की जगह हमें y प्लस 36 रख दूं मैं, और y की जगह y रहने दूं, z की वैल्यू हमने 2 ज्ञात कर ली। अब इसको 100 के बराबर रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस वाई क्या हो जाएगा सर, 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 36 प्लस 2 38 हो जाएगा, 38 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 100 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 100 में से 38 घटाएंगे तो 62 बचेगा, और y की वैल्यू कितनी आएगा जाएगी, 31 आ जाएगी। कैसे आई ये हमने बता दिया। अब 2y 36 है तो 2 को 62 से काटोगे या 62 से काटोगे तो y बराबर 31 आ गया, y बराबर वैल्यू आ गई। z बराबर हमारे पास पहले ही पड़ी है, तो अब x बराबर क्या दे रखा सर, x बराबर y प्लस 36 दे रखा, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y की जगह हम क्या रख देंगे सर, y की जगह हम 31 रख देंगे प्लस 36 हो जाएगा, तो x बराबर हमारी क्या आ जाएगी सर, 67 आ जाएगी। x बराबर 67 आ गया, y बराबर 31 आ गया, और z बराबर कितना आ गया सर, z बराबर कितना आ गया साथियों, 2 आ गया। ये हमारे तीनों की तीनों वैल्यू ज्ञात कर ली हमने। क्वेश्चन बहुत शानदार है, जिसको भी देखना है फिर से देख ले, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेने का काम मत कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उतारने का प्रयास कीजिए। इसमें कुछ उतारना नहीं, समझ लिया है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने अकॉर्डिंग करने का प्रयास कीजिए, और फिर कॉपी में उतारिए। अगर क्वेश्चन अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है, उतारने लायक है तो उतारिए, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि प्रत्येक, यदि प्रत्येक क्यू और आर के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं मैथ में क्या होती है लैंग्वेज, कोई कहता है कि मैथ में ओनली फॉर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ लैंग्वेज आनी चाहिए। और लैंग्वेज कैसे आएगी, आप क्वेश्चन को करना क्या है, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है। जैसे ही आपसे 3 4 बार पढ़ोगे तो आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत सॉल्यूशन नहीं आ रहा है और 50% सॉल्यूशन आ रहा है, तो 50% जो सॉल्यूशन नहीं आ रहा वो ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, मैं ये गारंटी देकर कहता हूं। यदि Q और R के लिए P सापेक्षित अभाज्य है, अब मैंने क्या था, वर्ड का खेल है, मैंने पहले भी कहा था कि वर्ड क्या होता है मैथ में, वर्ड हिंदी में क्या होता है, वर्ड के नाम चेंज कर देता है, या वर्ड अलग अलग सिनोनिम यूज कर लेता है, या किसी का प्राइवेसी यूज कर लेता है, तो आप उन कंफ्यूजन हो जाते हैं। सापेक्षित अभाज्य किसी को पता ही नहीं सापेक्षित अभाज्य होता क्या है, तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा को प्राइम, को प्राइम नंबर होता है उसे बोलते जाता है सापेक्षित अभाज्य। और हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दूं कि स अभाज्य संख्याएं होती, कौन सी, स अभाज्य जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें स
ये जो सहअभाज्य होता है उसे सापेक्षित अभाज्य भी बोला जाता है। यदि प्रत्येक Q और R के लिए P सापेक्षित अभाज्य है, प्रत्येक Q और R के लिए, Q के लिए भी P सापेक्षित अभाज्य है और R के लिए भी सहअभाज्य है या को प्राइम नंबर है, तो गुणनफल Q और R के लिए भी P सापेक्षित अभाज्य होगा। ये कथन क्या है, सत्य है, असत्य है, हम तय नहीं कर सकते सर, बता नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने क्वेश्चन है, ये भी मैंने कल आपको समझाया था। अब पहले बता दूं सहअभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर होते क्या है। सर ऐसे दो नंबर कोई भी लीजिए सर, क्या है, ऐसे कोई भी दो नंबर होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो, कुछ भी कॉमन नहीं आता हो, अन्य यथार्थ उनका क्या होना चाहिए, एलसीएम है, नहीं एचसीएफ होगा, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ होगा, वो एक होगा। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। इनके अगर गुणनखंड कर ले फिर भी इनके कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। मतलब कि 25 का गुणनखंड करे तो सर 5 गुणा 5 होता है और 9 का गुणन करे तो 3 गुणा 3 होता है। अब 5 और 3 के बीच में आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, इसका मतलब ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं। आपको अगर लैंग्वेज आती है, आपको कॉन्सेप्ट पता है या प्रॉपर्टीज पता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। कह रहा है क्यू और आर के लिए पी क्या को प्राइम है, क्यू के लिए भी को प्राइम है, मतलब कि क्यू और पी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी तो को प्राइम होगा, अन्यथा को प्राइम नहीं होगा। इसके अलावा हमें दे रखा है कि आर और पी भी क्या है, को प्राइम है, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कह रहा है गुणनफल क्यू आर, गुणनफल क्या दे रखा है, क्यू और आर के लिए भी क्या पी को प्राइम होगा कि नहीं होगा, होगा तो सत्य कर देना, नहीं हो तो असत्य कर देना, या तय नहीं कर सकते हो तो तय स ऑप्शन सही कर देना। सापेक्षित अभाज्य होगा कि नहीं होगा। अब मेरे को अगर मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, क्यू की कोई वैल्यू ले लेते, क्यू की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं, क्यू की वैल्यू मैं मान लो 2 ले लूं, क्या ले लूं, 2 ले लूं, और पी की वैल्यू मैं 5 ले लूं, इस प्रकार लेंगे कि दोनों सापेक्षित अभाज्य होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन अप्लाई करना सिखा रहा हूं, क्या करना, अगर हम Q की वैल्यू 2 ले ले और P की वैल्यू 5 ले ले, तो इनमें तो कोनो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। फिर हम अगर दूसरा पेयर बनाए, R की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, क्या करें सर, R की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, R की वैल्यू 3 ले लीजिए, और P की वैल्यू हमने पहले से ले रखी है, तो वैल्यू एक बार फिक्स ही रहेगी। अब 3 और 5 में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 2 और 5 में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो पहली शर्त है वो मनवा ली की क्यू के लिए भी पी क्या है, सापेक्षित अभाज्य है, और आर के लिए भी पी सापेक्षित अभाज्य है। ये क्वेश्चन में दे रखा, ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। अब हमें पूछ रहा है कि गुणनफल क्यू आर, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और हमें फिर पूछा है क्या ये दोनों क्या है, को प्राइम है कि नहीं है। आप इसको क्वेश्चन उदाहरण से करके देखो, को प्राइम है कि नहीं। यदि प्रत्येक क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसकी वैल्यू आप करोगे 6, 6 और 5 में मेरे को कोई चीज कॉमन लेके दिखा दो, इसके गुणनखंड कर लो फिर भी कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। 6 और 5 में कोई चीज कॉमन नहीं आती। कॉमन क्या होती है कि मतलब उन दोनों में इन चीज का भाग जाना चाहिए। जो ये दोनों संख्या है, इनमें से कोई एक संख्या ऐसी बाहर आएगी, अगर उस संख्या का इन दोनों में भाग देंगे तो पूर्णतः चला जाएगा। 5 का भाग, 5 में 5 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहती। 5 का भाग जाता है, 5 का 6 में नहीं जाता, 6 का 5 में नहीं जाता। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा मैं बेसिक नहीं बता सकता हूँ, ज्यादा बेसिक बताता हूँ तो खुद ही आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अगर क्या है Q और R की, Q के लिए अगर P सापेक्षित अभाज्य है और P R के लिए भी P सापेक्षित अभाज्य है, Q के लिए P सापेक्षित अभाज्य है और R के लिए भी P सापेक्षित अभाज्य है, तो इनके दोनों के Q और R गुणनफल के लिए भी क्या होगा, सापेक्षित अभाज्य होगा। ये उदाहरण से हमने अप्लाई करके देख लिया, सापेक्षित अभाज्य होगा। होगा कि नहीं होगा, कैसे हुआ, ये मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया। आप इसकी पी की वैल्यू कोई भी ले सकते हो। लोगे कैसे, ये शर्त पूरी होनी चाहिए कि दोनों ये जो जो पेयर है, पी की वैल्यू फिक्स रहेगी, क्यू और आर की वैल्यू आप बदल सकते हो, पर ये दोनों के दोनों जो पेयर बनाते हो वो सहअभाज्य होने चाहिए। फिर इन दोनों का प्रथम संख्या को गुणनफल करना और पी की वैल्यू फिक्स करनी है, उनमें देखना कुछ कॉमन आ जाए। कोई भी कॉमन नहीं आए तो क्या सापेक्षित अभाज्य हो जाएगी, अगर कॉमन आ जाए तो वो सापेक्षित अभाज्य नहीं होगी। हमने अप्लाई किया, क्या हुआ, सापेक्षित अभाज्य है ना। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है क्यू और आर के लिए तो पी सापेक्षित अभाज्य है, गुणनफल क्यू आर के लिए पी सापेक्षित अभाज्य होगा।
सर बिल्कुल होगा, इसका मतलब ये कथन क्या है सर? सत्य है। क्या है कथन? सत्य है। मेरी लैंग्वेज थोड़ी या मेरी स्पीड ज्यादा हो तो स्लो करके देख लेना, और किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हो तो 2x की रफ्तार करके देख लेना। ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सभी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना। मैं क्लास में हर क्लास में बोलता हूँ कि मैं बेफालतू की बातें नहीं करेंगे, हम थोड़ी क्या करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। गपशप मारने का मन हो तो कभी मूड हुआ तो 5 मिनट लास्ट में मार लेंगे, अन्यथा थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है आपको भी और मेरे को भी। यदि क्या कह रहा है, एक्स गुणनफल ए बी को विभाजित करता है। यदि कोई एक्स कोई संख्या है, एक्स संख्या है, वो क्या है, गुणनफल ए बी है, गुणनफल ए बी को विभाजित करता है और ए को भी करता है। ए बी को तो विभाजित करता है, इसके साथ एक्स है वो ए को भी विभाजित करता है, तो बी को भी अवश्य विभाजित करेगा, बी को भी अवश्य विभाजित करेगा। कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है? सत्य कभी कभी सत्य हो जाता है, कभी कभी असत्य हो जाता है, या हम बता नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 ऑप्शन है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कुछ इसमें ज्यादा दिक्कत वाली है नहीं। यदि को आप एक बोल सकते हो, गुणनफल को मल्टीप्लाई क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई है। ए बी के अंदर अगर एक्स का भाग जाता है, मैं बोल दूं कि ए बी के अंदर एक्स का भाग जाता है और ए के अंदर भी एक्स का भाग जाता है, तो बी के अंदर भी एक्स का भाग अवश्य जाएगा। ये इसकी लैंग्वेज है। क्या कह रहा है कि ए बी एक्स से डिवाइडेड है, क्वेश्चन कह रहा है डिविजिबल है, और क्या है, ए बी एक्स से डिविजिबल है, ए बी एक्स से डिविजिबल है, तो कह रहा है बी बी एक्स से डिविजिबल होगा, कि बी बी एक्स से डिविजिबल होगा, मतलब कि बी में भी एक्स का भाग जाएगा, ए बी में एक्स का भाग जाता है और ए में भी एक्स का भाग जाता है, तो बी में भी एक्स का भाग जाएगा। ये कह रहा है अवश्य भाग जाएगा। कथन सत्य है कि नहीं है, पूरा कथन आपको देखना है। अगर ए बी एक्स से विभाजित है, आपको मैंने बेसिक से अगर उदाहरण से अप्लाई करना सिखाऊं, उदाहरण से अप्लाई करना सिखाऊं, मैंने क्या बोला था, क्या हो अगर 45 ले ले, 45 के अंदर 5 का भाग जाता है कि नहीं। एक्स की वैल्यू 5 ले ले, ए बी हम अगर 45 ले ले, कितना ले ले, 45 ले ले, और ए की वैल्यू मैं 15 ले लूं और बी की वैल्यू 3 ले लूं, क्या मैं इस चीज को 45 को 15 इंटू 3 लिख सकता हूँ, बटे में 5 है वो 5 पड़ा, इसको मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, अगर ये मान लो मैं ए बी मान लूं, ये क्या है, ए बी है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए हो गया, ये सर बी हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये एक्स जो यहाँ पे था वही एक्स यहाँ पे है। तो हमें देखना है क्या कह रहा है कि 45 में 5 ए बी है, वो 5 से डिविजिबल है सर, बिल्कुल डिविजिबल है। इसके अंदर देखो दूसरी लाइन भी अप्लाई होती कि नहीं होती, ए को भी एक्स डिविजिबल करता, 15 के अंदर 5 का भाग दोगे सर पूर्णतया चला जाएगा, तो बी को भी अवश्य करेगा। अब अगर बी उठाए, बी के अंदर आप 5 का भाग देने का प्रयास करो, क्या सर बी के अंदर 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता? सर नहीं जाता है, इसका मतलब कथन असत्य हो गया। कैसे हो गया सर? बी को अवश्य विभाजित करेगा। जरूरी नहीं है, अगर ए बी के अंदर भाग चला गया किसी संख्या का और उसके एक गुणनखंड में, ए बी का कोई एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड ए होगा, ए के अंदर भी अगर एक्स का भाग चला जाए, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे गुणनखंड के अंदर एक्स का भाग जाए, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने उदाहरण में देख लिया 45 के 2 गुणनखंड किए, 45 में जाता है 5 का भाग, और इसके अंदर हमने देखा, क्या देखा सर, 45 के 2 गुणनखंड किए, उसमें से एक गुणनखंड में 5 का भाग जा रहा है, जबकि दूसरे गुणनखंड को 5 से विभाजित किया तो भाग नहीं गया। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अगर इसमें दूसरे गुणनखंड में भाग जाएगा तभी 45 से डिविजिबल होगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमने देख लिया कि ए बी के अंदर ए बी के अंदर अगर ए बी एक्स से विभाजित है, ए बी क्या है, एक्स से विभाजित है, और इसका एक गुणनखंड ए है वो भी एक्स से विभाजित है, तो जरूरी नहीं कि बी उससे विभाजित हो, कभी विभाजित हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो, तो भी कोई सर दिक्कत नहीं है। क्या है? दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं, कभी भी हो कैसे सकता है, तो मैं उस चीज को सिखा दूंगा आपको। जैसे कि इस क्वेश्चन को छोटा कर लूं, अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी 45 को क्या करूं,
45 है, ये तो हमारा 45 है और 45/5 है। ए बी की वैल्यू मैंने 45 ले ली। क्या किया सर आपने ए बी की वैल्यू तो 45 ले ली। एक बार आपने ए की वैल्यू कितनी ली सर? एक बार आपने ए की वैल्यू 15 ली और बी की वैल्यू आपने 3 ली। क्या ली सर? ए बी के अकॉर्डिंग आपने सर एक बार तो बी की वैल्यू आपने सर 3 ली और एक्स की वैल्यू फिक्स है 5 है। एक बार आपने ये दिखाया, इसमें दिखाया तब सर ए बी एक्स से डिविजिबल था, ए बी एक्स से डिविजिबल था जबकि बी एक्स से डिविजिबल नहीं था या पूर्णतः विभाजित नहीं था। अब मैं ए बी की वैल्यू सेम रखता हूं। ए बी की वैल्यू आप 45 ले लीजिए। अब ए की वैल्यू आप क्या कीजिए, ए की वैल्यू भी चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करोगे सर? ए की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं और बी की वैल्यू कितनी ले लूं, बी की वैल्यू कितनी ले लूं, आप 9 ले लो। इसमें भी देखो ए बी में एक्स की वैल्यू फिर 5 है। अगर आप ए बी में किसका भाग दोगे? एक्स का भाग दोगे तो आसानी से चला जाएगा। 45 में 5 का भाग आसानी से जाएगा। ए में भाग दोगे तो सर आसानी से चला जाएगा। बी में आप 5 का भाग दोगे तो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं है, कथन तो ये तो फिक्स हो गया सर कि जरूरी तो नहीं है कि उसके अंदर भाग जाना ही चाहिए। हो सकता है कभी चला जाए और कभी नहीं जाए, ये हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये कथन तो सत्य नहीं कि अवश्य जाना जरूरी। इसमें बोल रहा है कथन को पढ़िए, बी को अवश्य विभाजित करेगा सर, कोई जरूरी नहीं कभी विभाजित करेगा कभी नहीं करेगा। हाँ ये हमने देख लिया। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य कथन है। इसका मतलब इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा शानदार और आसान क्वेश्चन है। यदि ए बी सी डी 5 अभाज्य संख्या है और तथा दे रखा है कि ए से बी बड़ी है और बी से सी बड़ा है और सी से डी बड़ा है और डी से ई बड़ा है। इस प्रकार दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन ई। ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, सी से डी बड़ा है और डी से ई बड़ा है। तब इसमें पूछा है कि ए फोर, ये सॉरी ए फोर नहीं है, बिल्कुल भी ए फोर नहीं है। ये ए फोर नहीं है ये साथियों, ए की पावर 4 है। क्या है? ए की पावर 4 है। हमें पूछा ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्या होगा? ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्या होगा? मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने अगर छोटा हो, क्या हो? क्वेश्चन आपके सामने छोटा हो तो मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अब क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि एबीसीडी 5 अभाज्य संख्या है तथा ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी उससे भी बड़ा है, डी उससे भी बड़ा है, ई सबसे बड़ा है। ये दे रखा है और ए की पावर 4 प्लस 4 है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। एक बार मैं साइड हट लेता हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर करने का प्रयास कीजिए। अब मैं अगर समझाऊं, हमें दे रखा है कि ए बी सी डी 5 अभाज्य संख्या है तो ए सबसे छोटी है, बी उससे बड़ी है। क्या है? 5 अभाज्य संख्या है। इनमें ये चीज दे रखी है। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है? आधा अधूरा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। हाँ, इनका इस संख्या क्वेश्चन आधा कैसे है? क्वेश्चन टाइपिस्ट बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आज उनसे बोलूंगा कि मिस्टेक में थोड़ी ध्यान रखें। ये क्या है? ए बी सी डी है, 5 अभाज्य संख्या है और इनका योग कुछ भी हो सकता है। इनके अंदर कुछ एक योग दे रखा है, वो इन्होंने दे नहीं रखा है। इनका टोटल है वो कुछ होगा। हम एक बार टोटल क्या करें, मैं एक बार टोटल 129 ले लेता हूँ। 129 अगर हम टोटल ले ले, क्या करें, 129 इसका टोटल ले ले। क्वेश्चन आता है आप क्या है, 5 अभाज्य संख्या है, उनका टोटल है 129 है। ए सबसे छोटी है, बी सी डी ई ये कर ले। 129 नहीं ले सकते सर। इस क्वेश्चन इस टोटल होगा 100 होगा, तभी ये क्वेश्चन अप्लाई होगा। क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई होगी और इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे आसानी से। इनका टोटल 100 ले ले, 5 अभाज्य संख्याओं का टोटल 100 है और ये शर्तें दे रखी है, मैंने 2 बार बोल दिया। अब हमें पूछा ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्या होगा? जब इनका टोटल 100 दे रखा है
5 अभाज्य संख्या है। मैंने अभी-अभी आपको सिखाया था। क्या सिखाया था सर आपने सिखाया था हमें? आपने ये सिखाया था। क्या सिखाया था सर? अगर 5 अभाज्य संख्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 100 है, हमें दे रखा है। अब 5 अभाज्य संख्या है, अगर पाँचों की 5 ओड ले ले, मैं क्या करूं? पाँचों की 5 ओड ले लूं, ओड प्लस ओड। पाँचों की 5 विषम संख्या ले लूं, ये जीरो नहीं है, ये ओ है, समझ लेना। ओड है तो ओड के अंदर ओड जोड़ोगे सर इवन आ जाएगी, फिर सर ओड के अंदर ओड जोड़ोगे तो सर इवन आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू तो इवन आ गई। अब इनके बीच में दो दो तो हमने सोल्व किया। अब इसके अंदर इवन के अंदर आप इवन जोड़ोगे तो सर फिर से हमारे पास इवन आ जाएगी। इवन प्लस ओड करोगे तो सर लास्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो ओड संख्या आएगी, जबकि इनका टोटल दे रखा है, सम संख्या दे रखी है। हमें क्या दे रखी है? सम संख्या दे रखी है। सम संख्या दे रखी है, इसका मतलब इनमें से पांचों में से कोई हमें एक इवन लेनी होगी, और इवन भी लेनी होगी और प्राइम नंबर भी लेनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। अब हम इवन भी लेंगे और प्राइम नंबर लेंगे तो सर इनमें से किसी एक की वैल्यू 2 होगी। क्या होगी सर? कोई एक की वैल्यू 2 होगी। अब 2 किसकी वैल्यू होगी? अगर मैं मान लो बी की वैल्यू 2 ले लूं या सी की वैल्यू 2 ले लूं, तो हमारा क्वेश्चन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि मतलब एक ई की वैल्यू आप 2 ले लीजिए। अगर ई 2 हो जाएगा तो लास्ट में ई प्लस इवन इवन आ जाएगा, जो कि शो हो रहा है, तो वो अप्लाई तो हो जाएगा। अब क्या ई की वैल्यू आप इवन ले सकते हो? ई की वैल्यू सम संख्या ले सकते हो? कैसे ले सकते हो? अगर हमें दे रखा है कि भाई ई हम 2 ले लें। अगर मैं ई 2 ले लूं, आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। ई अगर 2 ले लूं, ई कह रहा है 2 से बड़ा है, डी है वो ई से छोटा है। इसमें क्वेश्चन में अप्लाई दे रखा है। कंडीशन, क्वेश्चन की प्रत्येक कंडीशन अगर हमने जो लिया उस पे सेटिस्फाई कर रही है, तभी तो हमारा अगर क्वेश्चन आंसर सही आएगा, जो हम मान रहे हैं उस मानने वाले ऑप्शन से, अन्यथा सही नहीं आएगा। अगर ई को मैं 2 ले लूं, तो इसमें दे रखा है कि ई से डी छोटा है और डी अभाज्य भी है। 2 से छोटी कोई अभाज्य होती नहीं है, तो आप डी क्या ले लोगे, ई सी क्या ले लोगे? सी तो डी से भी छोटा है और बी सी से भी छोटा है और ए सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ई की वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते, ना डी की वैल्यू 2 ले लोगे। डी की वैल्यू 2 ले लोगे तो फिर ये आपको 3 छोटी अभाज्य संख्या लेनी होगी, जो 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 से छोटी एक भी अभाज्य संख्या ही नहीं होती अगर, तो मेरे को क्या करना होगा सर? ए की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें से किसी एक की वैल्यू तो 2 लेनी पड़ेगी। इवन प्राइम नंबर तो लेना पड़ेगा, तभी टोटल 100 आएगा, अन्यथा टोटल 100 नहीं आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या 2 से बड़ी कोई भी अभाज्य विषम संख्या आ सकती है सर? हम बी की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, फिक्स है सर। 2 से छोटी अभाज्य संख्या होती नहीं, तो बी की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, 5 रख दीजिए। इनकी वैल्यू आप कुछ भी करके रख के आप टोटल 100 बिठा सकते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें कोई पांचों संख्या नहीं पूछी, हमें सिर्फ इतना पूछा है ए की पावर 4 और बी की 4 है। ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्या होगा? जबकि हमारे पास ए की वैल्यू, हमारे कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू, सर सी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, सिर्फ ए की वैल्यू ही 2 होगी। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। जब ए की वैल्यू आ गई तो ए की पावर 4 को करने में क्या दिक्कत है? ए की पावर 4 क्या हो जाएगा? प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू सर कितनी है सर? 2 है। ए की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 कितना होता है सर? 16 होता है। 16 प्लस 8 हो जाएगा 24। अब जिस ऑप्शन में 24 आंसर है वो हमारा सही आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को, इससे बेसिक कुछ नहीं आता, क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के आपको लग रहे हैं तो ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। इससे सरल क्या समझाऊं? अगर आपने बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करोगे तो समझ में आ जाएगा। इतनी तो मानसिकता काम करती है। नहीं करती है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती? मैं सभी के सभी क्वेश्चन टाइप करवाए हैं, मैंने लैंग्वेज बेस्ड करवाए हैं। और इसमें हमने कल के क्वेश्चन किए थे, मतलब कोई संख्या प्राइम होती है कि, मतलब अभाज्य होती है कि नहीं होती, वो चेक करना हो। थोड़े बहुत प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे वो कल करवाए। अब मैं करवाऊंगा वो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप कहते हैं ना सर वर्गीकरण से कौन से सवाल आ सकते हैं, तो वर्गीकरण से साथियों ये इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। अब आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत स्पष्ट दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो वीडियो की गुणवत्ता को थोड़ा सही कर लीजिए, क्वालिटी को थोड़ा एनहेंस कर लीजिए, फिर देख लीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। इंग्लिश मीडियम को बोले तो एवरी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर होते हैं। क्या वो रियल नंबर होता? प्रत्येक नेचुरल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? जो एवरी नेचुरल नंबर है रियल नंबर होगा कि नहीं होगा?
होती है तो हाँ है, नहीं नहीं होती है तो नहीं कर देना। आप ज्ञात नहीं कर सकते, अनुमान बता सकते हो सकती है, बता नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते सर। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन देना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, आपको वर्गीकरण पढ़ा हो, वर्गीकरण कैसे याद दिलाना हो सर? संख्या 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है सर। या तो होगी सर रियल नंबर, या होगी सर इमेजिनरी नंबर, या तो बात क्या होती है, या तो बात होती है सर वास्तविक जो सच आधारित हो, या वास्तविक हम तुक्के मारते हो, या काल्पनिक बात बनाते हो, या दोनों का क्या मिश्रण हो सकता है। भाई बात को सुंदर बनाने के लिए क्या करते, रियल और इमेजिनरी का, वास्तविक बात का थोड़ी बहुत वास्तविक बात सुनाते हैं, थोड़े बहुत हम तुक्के मारते हैं, झूठ बोलते हैं, ताकि बात इसको प्रभावित करे सामने वाले को। इसी प्रकार संख्याओं का वर्गीकरण होता है, या तो रियल होगी, या इमेजिनरी होगी, या वास्तविक होती, या काल्पनिक होती है, या दोनों का मिश्रण मिश्रण होती है, उसे मिश्रित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। मैं इनके फर्स्ट वर्ड ही यूज कर रहा हूं। अब रियल के हमने पार्ट किए थे, क्या किए थे सर? रियल के सर हमने 2 पार्ट की थी, कौन सी की थी? या तो संख्या रेखा पर जितने भी दिखते हैं वो सभी के सभी इंटीजर, इंटीजर और डेसिमल, हमने कितने पार्ट किए थे सर? एक किया था इंटीजर, एक किया था डेसिमल। मतलब कि जो हमें सर पूर्ण रूप से दिखाई देती, कैसे? जैसे -2, -4, 5, 6, जो पॉइंट के रूप में नहीं हो, जिनमें पॉइंट नहीं लगा हो, पूर्ण रूप से संख्या रेखा पर दर्शाई जाती है। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्या है और पूर्ण रूप से दिखाई जाती है वो सभी की सभी इंटीजर होती है, और जो डेसिमल के रूप में दिखाई जाती है वो डेसिमल होती है। फिर हमने इंटीजर के भी पार्ट किए थे, किसके किए थे? इंटीजर के पार्ट किए थे। उसके अंदर हमने देखा था, कौन सी देखी थी? इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो प्लस वो हो रही थी। आपको याद दिला दूं, ये याद दिलाने के लिए कर रहा हूं। क्या आया था इसमें सर? आया था इसमें एक आई थी सर वोल नंबर आया था। क्या आया था सर? वोल नंबर आया था, एक नेचुरल नंबर आया था। नेचुरल नंबर आया था। वो नंबर वो थी, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर थे, जीरो से चालू होके अनंत तक चल रही थी, प्लस अनंत तक। और ये कहाँ थी सर? एक से चालू होके प्लस अनंत तक चल रही थी। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब कि प्रत्येक नेचुरल नंबर वास्तविक संख्या होती कि नहीं होती, रियल नंबर होता कि नहीं होता। अब जब सारे के सारे इंटीजर है वो रियल नंबर में आ गए, तो इंटीजर के कितने भी पार्ट हो वो सब के सब इसमें ही तो आएंगे। भाई जब ये दादाजी है, दादाजी के 2 बेटे हैं, कितने? 2 बेटे हैं। अब इनका जो पोता होगा वो दादाजी के परिवार में आएगा कि नहीं होगा? भाई इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों के जितने भी पुत्र होंगे वो क्या दादाजी से संबंध नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं कि एक संबंध रखेगा और एक नहीं रखेगा। आप अपने इस चीज को वास्तविक जीवन पे अप्लाई करके देख लेना। अगर जो ये फैमिली में आएंगे कि नहीं आएंगे सर? जब ये इनकी फैमिली का है तो इनके जितने भी पुत्र होंगे वो दादाजी से संबंध रखेंगे और इनसे फैमिली में आएंगे। तो मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे वो इस फैमिली में आएंगे, आर फैमिली या रियल फैमिली में आएंगे। तो इसका मतलब होगी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगी सर? वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि आर फैमिली में नहीं आ सकती, ऐसा हो नहीं सकता। इससे आप समझ गए। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सरल क्या समझाऊं? किसी को तो लगा सर बोरिंग कर रहे हो बार बार समझा के हमको। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा समझाते तो फिर समझ में आना बंद हो जाता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब इसमें फिर से पीछे चले जाए, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करें। प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक कौन सी? रियल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर, और रियल नंबर के भी 2 पार्ट इंटीजर और डेसिमल होता है। इसके अलावा 2 पार्ट अलग व्यू से देखे, दूसरी आंख से देखे तो मैंने आपको बताया था, एक सर इरेशनल होगा। क्या होगा सर? एक रेशनल होगा, एक होगा सर रेशनल होगा, एक इरेशनल होगा, मतलब कि परिमेय और अपरिमेय। जो हिंदी और इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार गौर कर लीजिए और लिख लीजिए। एक होगा रेशनल नंबर, एक होगा इरेशनल नंबर। पूछ रहा है कि रियल नंबर है, टोटल के टोटल इसमें आएंगे, ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता। जो पिताजी है वो एक पुत्र के पिताजी थोड़ी हो सकते, या एक से संबंध नहीं रख सकते। तो कुछ रियल नंबर होंगे, वो क्या होंगे सर? इरेशनल भी होंगे, क्योंकि ये तो इसके पार्ट है। भाई ये रेशनल नंबर पार्ट है। ये हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में देखिए, हमें पूछ रहा है कि रियल नंबर है, ये रियल हो गया, इसके 2 पार्ट हो गए, एक हो गया सर रेशनल हो गया, एक हो गया सर वो हो गया इरेशनल हो गया। क्या हो गया सर? इरेशनल हो गया। अब हमें पूछा है कि सारे की सारी वास्तविक संख्या रियल संख्या है, वो रेशनल अपरिमेय में आती है, अपरिमेय सॉरी रेशनल में नहीं, अपरिमेय में आती। जितने के सारे रियल नंबर होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि इनका एक खंभा तो सर रेशनल भी तो होता है, तो ऐसा ये संभव नहीं है। अगर हमें पूछ लेता कि सारे रेशनल नंबर
सारे रेशनल नंबर या सारे अपरिमेय संख्या या सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो ये हो सकता था कि सारी की सारी जो रेशनल नंबर है वो इसमें समाहित होगी, क्योंकि ये इसी के पुत्र है। दो पुत्र है तो पुत्र सारे के सारे पिता के गुणसूत्रों से बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर इसका होगा पार्ट होगा, जबकि इस ये संख्या है, ये जो रियल है वो इसका पार्ट पूर्णतः पार्ट नहीं हो सकती। कुछ संख्याएं होगी, कुछ रियल संख्याएं होगी जो इरेशनल भी होगी, कुछ रियल संख्याएं होगी वो रेशनल भी होगी। तो ये बोल रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती नहीं सर, कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होगी। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये कथन है वो असत्य है, इसका मतलब इसका वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकता। अब अगला क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने जो लिखाया है उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, उसमें दे रहा हूं, आप समझ तो पाओ ना कि सर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ जाए ना। ये फिर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या वास्तविक होती है, प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक इंटीजर वास्तविक संख्या होती। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा नहीं। अगर मैं यहां से कहूं कि प्रत्येक इंटीजर है, प्रत्येक पूर्णांक है वो वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है सर। रियल के दो पार्ट होते हैं, वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट इंटीजर होता है, एक डेसिमल होता है। तो सारे के सारे इंटीजर किस में आ रहे हैं, इस फैमिली में आ रहे हैं। तो क्या ये कथन सत्य है कि नहीं है, क्या है सर, सभी के सभी मैं लिख दूं, ये रियल हो जाएगा। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, एक पार्ट इंटीजर हो जाएगा, एक हो जाएगा डेसिमल हो जाएगा। और हमें पूछा है, क्या पूछा है, हमें पूछा कि सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं, सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं वो वास्तविक संख्या होती है। सर बिल्कुल होती है, क्योंकि इनका पिताजी रियल नंबर है और ये सब के सब सन है इसमें आते हैं। तो ये सर कथन क्या है, कथन सत्य है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन की ज्यादा माथापौड़ी करती है, अब इस पे ज्यादा माथापौड़ी नहीं करेंगे, सीधा बता देंगे। रेगुलर देखते हो तो आपको दिक्कत आती होगी सर कि आप सर 2 मिनट भी नहीं रुकते, हमें थोड़ा बहुत भी मौका नहीं देते बोलने का, या वीडियो को ऐसे आसानी से बैठने को, दिमाग को रोकने का। तो क्या होता है पूरे 24 घंटे उसमें से हम 1 घंटे क्लास ले लें, तो उसमें भी हम टिक के नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बैठने की स्थिति 8 से 10 घंटे नहीं बैठेगी। और आज के ज़माने में, आज के कंपटीशन में, हर बार बोल रहा हूँ, आप चाहे दिल्ली पुलिस की करो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे तो उसके पेपर का लेवल गिर गया है। आज 2021 का, 2022 या 2023 के आने वाले पेपर देख लेना, उनमें पेपर इतना हार्ड नहीं आ रहा था जितना 2016 या 17 में पेपर हार्ड देखने को मिलते थे। लेवल गिर गया है तो मेरिट हाई हो गई है, मेरिट हाई हो गई है तो मतलब कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए। और नॉलेज ज्यादा कब आता है, जबकि कम से कम आपकी 8 से 10 घंटा क्या होनी चाहिए, सिटिंग पावर होनी चाहिए। अब जब आप 1 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते तो 8 से 10 घंटे आप सिटिंग पावर कैसे बनाओगे। अगर आपको 1 साल में क्लियर करना है, 1 साल में, अगर आपको 1 साल के सर हमें 1 साल में गवर्नमेंट जॉब लेनी, 1 साल ही तैयारी करनी, बाद में एग्जाम देने सिर्फ, तो आपको 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना होगा। और 1 घंटा तो हमें पढ़ना पड़ेगा, मैथ को कम से कम 2 ढाई घंटे पढ़ना पड़ेगा शुरुआत के दिनों में। तो 1 घंटे तो क्लास ले लो, 2 घंटे 2.5 घंटे आप प्रैक्टिस कर लो। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है। अब के पूछा कि नहीं पूछा, मैंने बोला था रियल नंबर के क्या होते हैं सर, सर दो पार्ट होते हैं, एक दूसरे व्यू से देखे, दूसरे एंगल से देखे तो सर एक होता है रेशनल पार्ट होता है, एक इरेशनल होता है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की पिछले क्वेश्चन से। रेशनल परिमेय होती है, इरेशनल अपरिमेय होती है, इनकी परिभाषा ही बता रखी है पिछली क्लासों में, अब रिपीट नहीं करेंगे। और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, रेशनल होती है पी बेटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि क्यू एक नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इरेशनल जैसे पी बेटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकता। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वास्तविक का तो पार्ट है भाई, काल्पनिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पार्ट इसी इसी में से एक टुकड़ा टूट के निकल रहा तो टुकड़ा इसी का तो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है सर, हाँ होती है। ये कथन कैसा है, सत्य कथन है। अगर ऐसे पूछ ले प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है तो भी ये कथन क्या होता, सत्य होता। और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जो कि कथन सत्य नहीं है। बाप कभी पूर्णतया एक बेटे से संबंध नहीं रख सकता, ये सीधी सी बात है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होती, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है परिमेय होती है। प्रत्येक इंटीजर क्या होता है सर, परिमेय होता है कि नहीं होता है।
मेरे को ये बताओ। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। इसमें पूछा प्रत्येक पूर्णांक या प्रत्येक इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं सर? माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, या माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितनी हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलती है, -2, -5, -10, -11, 100, 200, प्लस के 200, माइनस के 200, कुछ भी हो जो हमें पूर्ण रूप से दिखती है, वो सभी की सभी इंटीजर होते हैं, वो सभी की सभी पूर्णांक होती है। तो वो क्या सभी की सभी परिमेय होती है, मतलब उन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक को आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अगर मैं मान लो -200 ले लूं, तो -200 में अगर आप 1 का भाग दोगे, ये p बटा क्यू का रूप बन गया। क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, तो ये क्या आ गया सर? ये बिल्कुल आ गया, क्या आ गया सर? -200 में 1 का भाग देंगे तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, जबकि इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्या में मैंने समझाया था, कैसे समझाया था? अगर मैं आपको इसको छोटा कर दूं, यही आपको बता दूं, तो परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती, मैंने आपको कल की क्लास में फिर से रिपीट किया था, पहले तो किया हुआ था। परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती? तो सारे के सारे सर जो इंटीजर होते हैं, टोटल इंटीजर इसमें आ रहे थे सर, बिल्कुल आ रहे थे। इसके अलावा क्या आ रही थी सर? टर्मिनेटिंग शांत दशमलव संख्या, भाई शांत दशमलव संख्या इसमें आ रही थी। जो लिखाया उस लैंग्वेज से बेसिक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, शांत दशमलव संख्या आ रही थी। अशांत भी आ रही थी, अशांत जिनका दशमलव शांत नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद में संख्या अनंत तक चल रही थी, पर उनमें क्या हो रही थी? संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही थी, या हमें कोई ना कोई सीक्वेंस देखने को मिल रहा था। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, दशमलव संख्या, ये सभी की सभी किसमें आ रही थी? परिमेय में आ रही थी। अब हमारा लैंग्वेज क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक इंटीजर परिमेय होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने लिख रखा है, स्पष्ट लिख रखा है, ये 3 प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती वो परिमेय होती। तो इस क्वेश्चन उठाया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? बिल्कुल आपका कथन सही है। प्रत्येक सर, जो प्रत्येक पूर्णांक है वो क्या होगा? परिमेय होगा। बिल्कुल आपने हमें समझाया था, और इधर हमने बता दिया कि सर 3 प्रकार की कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, वो भी एक बार रिपीट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया नहीं है। क्वेश्चन आया कैसे नहीं है? वो क्वेश्चन कहाँ गया है? क्वेश्चन हमारा गया है वो यहाँ पे, प्रत्येक पूर्ण संख्या। जिनको नहीं दिख रहा है मैं उनको फिर से एक बार बड़ा करके दिखा दूं। अब हमें यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन देखना है, इसके ऑप्शन बैक साइड में है, दे रखा है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। क्या होती है? होती है कि नहीं? इस क्वेश्चन को इतना लिख लीजिए, और इसके अलावा बाकी हम इसके ऑप्शन खुद से बना लेंगे। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलूं तो एवरी वोल नंबर, एवरी वोल नंबर क्या होता है? इंटीजर होता है कि नहीं होता है? प्रत्येक होल नंबर इंटीजर होता है कि नहीं होता है? अब मेरे को बताओ, रियल हमने संख्याओं के 3 पार्ट किए थे, कितने किए थे सर आपने? सर संख्याओं के आपने 3 पार्ट किए थे, रियल, इमेजिनरी और रियल प्लस इमेजिनरी। इसके अंदर रियल के सर आपने 2 पार्ट किए थे, इंटीजर और डेसिमल, किए थे कि नहीं किए थे? अब हमें पूछ रहा है डेसी इंटीजर के भी सर आपने 2 पार्ट किए थे। कितने पार्ट किए थे सर आपने? 3 पार्ट किए थे। कौन कौन से पार्ट किए थे सर आपने? किए थे, एक तो सर किया था जीरो, भाई पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर के 3 पार्ट किए थे, उसमें से पॉजिटिव इंटीजर के 3 पार्ट किए थे। एक तो सर लिया था, क्या लिया था? नेगेटिव इंटीजर। एक लिया था पॉजिटिव इंटीजर, एक लिया था शून्य, शून्य ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। एक लिया था सर आपने वोल नंबर, और एक लिया था सर आपने, क्या लिया था? नेचुरल नंबर। हमने क्या लिया था सर? एक हमने नेचुरल नंबर लिया था। ये ऐसे किया था, ऐसे नहीं करके दूसरी तरीके पे से कैसे किया था वो भी बता देता हूं, अगर ये किसी को ऐसा समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या बता रहे। तो इंटीजर के हमने 3 पार्ट किए थे। कितने किए थे सर? एक सर हमने नेगेटिव इंटीजर लिया था, एक सर जीरो लिया था, और एक हमने सर पॉजिटिव इंटीजर लिया था। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो लिया था। फिर इनके सर हमने एक दूसरा व्यू से देखा था, नेगेटिव पॉजिटिव, इनको हमने सर एक दूसरे व्यू से देखकर इसके हमने 2 पार्ट किए थे, तीनों के क्या किए थे? इसके 2 पार्ट किए थे।
0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर लिए थे। इनको जो लिया था, इनका जो समूह लिया था उसे सर हमने वोल नंबर बोला था। वोल नंबर मैं सिर्फ सिंबल से दर्शा रहा हूँ। और सिर्फ ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर लिए थे, एक से चालू की थी सर, उन्हें की सबसे सबसे नेचुरल नंबर बोला था। प्राकृतिक संख्या मैंने बार बार बोल रहा हूँ, एक से चालू होकर अनंत तक चलती है, वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। और वोल नंबर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 से चालू होकर अनंत तक चलती है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब कि प्रत्येक जो वोल नंबर है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ये सारी की सारी जो वोल नंबर है 0 से लेके अनंत तक चलती है, वो क्या सभी की सभी इंटीजर होगी कि नहीं होगी? सर इंटीजर में तो नेगेटिव वाली भी जितनी संख्याएं होती है वो भी इंटीजर में आती है, तो पॉजिटिव वाली तो इंटीजर में आनी है, क्योंकि ये तो इसका तीसरी पीढ़ी का हिस्सा है। तो है कि नहीं? तो ये तो इनका दादाजी लगे, तो पोता वो तो सभी पोतों से संबंध रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो सर बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सर हाँ, ये कथन सत्य है। इसके जो ऑप्शन है वो आगे है। तो ये है, ये पड़ा ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा सर? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल कथन सत्य है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कल कुछ कुछ क्वेश्चन थे, हमने देख लीजिए आप, लैंग्वेज बेस्ड वाले भी किए हैं। ये हमने जो थे, ये हमने कौन से, ये भाई प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि वर्गीकरण में सब प्रॉपर्टी तो होती है, तो ये सीखे थे। ये जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, ये हमने भी क्या, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी हमने आज इतने, हमने 1 से लेके 10 क्वेश्चन किए। आशा करता हूँ 10 के 10 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, इनका लेवल अच्छा होगा। आपको लैंग्वेज याद करनी ज़रूरी है कि नहीं, इसका आप मैं तो समझे होंगे इन 10 क्वेश्चन से। समझे कि नहीं समझे? अब 2 मिनट आप भी साँस ले लीजिए, मैं भी साँस ले लेता हूँ और क्लास को यहीं क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। फिर मिलते हैं, क्या करते हैं, एक नई क्लास में एक नए जोश और नई उमंग के साथ। मैं हर बार कहता हूँ जीत बैच को जिस दिन चालू किया था, उससे लेके आज तक हमारा जोश कम नहीं होना चाहिए। सर का जोश कम नहीं होता तो साथियों आपका जोश भी कम नहीं होना चाहिए, जब तक हम क्या करना कर ले, पेपर को पास न कर ले और सिलेक्शन नहीं ले ले, तब तक पढ़ाई तो हमें इसी प्रकार से करनी है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।